Assalamu alaikum everyone. I am Tawfiq Ahmad Khuaro and I welcome you all on the platform of Rising Sindh Misbah Zulfikar Talent Exploration Program, Free Education for All. Today's topic is paragraphing. तो पैराग्राफिंग के लिए जो सबसे पहले हमें देखना है पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ के लिए दो चीजें मस्ट हैं, एक तो वर्ड्स और सेंटेंसेस, क्योंकि पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंस वर्ड्स मिलके बनाते हैं। तो दोनों चीजों पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी आपकी उतना ही अच्छा आपका पैराग्राफ होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक पैराग्राफ बना दिया तो वो पैराग्राफ तो होगा, लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ हो या ना हो वो तो अब पता चलेगा आपको कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है जो हम सीएसएस के ऐसे में जो पैराग्राफ्स लिखते हैं उसमें होता है। अच्छा, एक चीज आपको अभी क्लियर कर दूं, ये जो पैराग्राफिंग है वो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफिंग जो पैराग्राफ लिखते हैं हम ऐसे में, उनके लिए नहीं है। ये जस्ट बॉडी वाले जो पैराग्राफ हैं, आई गेस सेकंड से स्टार्ट होता है और सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ द से, वो सारे पैराग्राफ आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले व्हाट इज द पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसे कि आपको पता है कि द बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा, आप सबको पता है कि पैराग्राफ सब मिलके एक हमारा ऐसे बनाते हैं। तो नॉर्मली 17 या 18 पैराग्राफ अगर लिखेंगे तो आपके 2000 से 2500 वर्ड हो जाते हैं। तो उन सबको हम मिला के एक ऐसे बनाते हैं। तो उसके ऐसे अगर अच्छा लिखना है आपको तो आपको अच्छी पैराग्राफिंग आना लाजमी है। सो पैराग्राफिंग जो है ना, आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आपके ऐसे को प्रूफ करते हैं। जो थीसिस स्टेटमेंट आप लिखते हैं, ये सारे के सारे पैराग्राफ्स जो भी आप बॉडी में लिखेंगे उस चीज को प्रूफ कर रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच पैराग्राफ फॉर्म्स अ लेयर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। वो एक लेयर होती है आर्ग्यूमेंट की। एक आर्ग्यूमेंट एक पैराग्राफ, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरा पैराग्राफ। वो आगे चल के एम्बेड के हिसाब से आपको फिर पता चल जाएगा कि एक पैराग्राफ में आप किस तरीके से कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है पैराग्राफ का। उसमें आगे चल के आपको फिर से बता दूंगा। पहले पहले टॉपिक सेंटेंस आता है और इन द एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस आता है, बीच में उसकी बॉडी होती है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक उसका हेड होता है। ठीक है, हेड को हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आती है उसकी बॉडी जो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट होती है और सेकंड लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ हमारा फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस हो जाएगा। बॉडी में क्या आता है हमारे सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को प्रूव कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स या फिर डेटा, फैक्ट्स, फिगर, सारी चीजें हम बॉडी में देते हैं। ठीक है, और इन द एंड आता है कंक्लूडिंग टेल में आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस एक ही होता है, लेकिन बस ये क्या करता है, बाउंस बैक करता है टॉपिक सेंटेंस को। वो हम रिफ्रेश करके एक किस्म का टॉपिक सेंटेंस दोबारा लिखते हैं कि उसको पता चले रीडर को कि हमारा पैराग्राफ एंड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टॉपिक सेंटेंस। अगर उसकी हम डेप्थ में जाएं, अब यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखें, टॉपिक सेंटेंस से हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, लेकिन लाजमी नहीं है, कभी कभी टॉपिक सेंटेंस बीच में भी आ जाता है। लेकिन जो आपने सीएसएस में फॉलो करना है और इजी अगर सेफ साइड लेनी है तो टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करें अपना पैराग्राफ। तो पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर सेकंड सेंटेंस से लेकर बॉडी स्टार्ट होगी और सेकंड लास्ट तक बॉडी चलेगी। फिर लास्ट सेंटेंस जो कंक्लूड करेगा इसीलिए ये रो मैंने ऊपर किया है कि ये कंक्लूड करेगा आपके पैराग्राफ को, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा आपका। अब टॉपिक सेंटेंस पे आ जाते हैं। ये यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का। सबसे पहला पैराग्राफ सेंटेंस जो होगा टॉपिक का, मतलब जो पैराग्राफ का, वो टॉपिक सेंटेंस होगा। ये क्या करता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है आपका पैराग्राफ का। वो मतलब रीडर को बताएगा कि आप ये जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो किस हिसाब से, उसमें क्या आने वाला है। और इसमें एक बड़ी चीज जो होती है टॉपिक सेंटेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसमें आती है कंट्रोलिंग आइडिया। अब वो कंट्रोलिंग आइडिया क्या है कि एक चीज जिसपे हमने पूरा पैराग्राफ लिखना है, बॉडी में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, बॉडी में जितने भी आर्गुमेंट्स आएंगे, जितने भी फैक्ट्स या फिगर्स आएंगी, वो इस कंट्रोलिंग आइडिया जो हमारे टॉपिक सेंटेंस में होता है उसको प्रूफ कर रही होगी। अगर मैं कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए पहले, तो अब ये क्या है, मेरा कंट्रोलिंग आइडिया कि डिजिटलाइजेशन इज मस्ट फॉर
मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर मेरे जितने भी एग्जांपल्स आ जाएंगे बॉडी में, या फिर जितने भी मैं फैक्ट्स दूंगा, अगर कोई रिसर्च कोट करता हूँ, वो सारी की सारी मेरे इस आइडिया को, कंट्रोलिंग आइडिया को सेकंड करेगी, उसको प्रेफर करेगी, उसको प्रूव करेगी। ठीक है। टॉपिक सेंटेंस इज अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। टेक्निकल रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपने ये चीज नहीं दी पैराग्राफ में, तो आपका टेक्निकली वो पैराग्राफ गलत है, स्ट्रक्चर वाइज वो गलत है। क्योंकि अगर आप रीडर को यही नहीं बता पा रहे कि आपका ये पूरा जो इतना पैराग्राफ लिखा है 9-10 सेंटेंसेस का, तो उसका मतलब टाइटल क्या है, ये कंट्रोलिंग आइडिया टाइटल देते हैं हम जाके पीएससी में, लेकिन मतलब टाइटल क्या है, उसका लिखने का पर्पस क्या है, तो वो अगर नहीं बता पा रहे तो ये तो फिर काम का ही नहीं है ना पैराग्राफ। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये इसीलिए ये लाजमी है बहुत। इसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग आइडिया, जो हम टॉपिक सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया कि पूरा का पूरा द आइडिया ऑन विच होल पैराग्राफ इज रिटन, पूरा का पूरा पैराग्राफ हम इसी आइडिया पे लिखते हैं, जो असल में टॉपिक सेंटेंस के अंदर होता है कंट्रोलिंग आइडिया। इट इज द पिवट ऑफ द पैराग्राफ। पिवट इसीलिए क्योंकि पूरा का पूरा हर चीज, जो बॉडी हो गई, कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया, बॉडी में एग्जांपल्स, आर्गुमेंट, सारी चीजें हम कंट्रोलिंग आइडिया पे ही लिखते हैं, इसीलिए इसको पिवट कहता है, क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ इसके गिर्द ही घूमता है। ये कंट्रोल करता है, लाजमी बात है, इसीलिए कंट्रोलिंग आइडिया बोलते हैं। कंट्रोल करता है अपने हमारे पैराग्राफ्स को, हमारे आर्गुमेंट्स को, इवन हमारे एग्जांपल्स को भी। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव इन द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। इसी चीज को, कंट्रोलिंग आइडिया को ही आपको बॉडी में प्रूव करना होता है अपने आर्गुमेंट्स देकर। अच्छा, इसके फिर आगे आ जाते हैं। उसूलन तो सेकंड सेंटेंस बॉडी से स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज करानी है मुझे आगे आपकी टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस की, तो इसीलिए मैंने कंक्लूडिंग सेंटेंस पहले ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है, बाउंस बैक करता है सेम एज इज जो हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। इट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। ये लास्ट ही होगा, ये लास्ट ही होता है, ये कंफर्म है। ठीक है। टॉपिक सेंटेंस बीच में आ सकता है, लेकिन आपने पहले में मतलब स्टार्टिंग पर जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आप, तो इसको फर्स्ट ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है, कंक्लूड करता है हमारे पैराग्राफ को, मतलब कंक्लूड एंड हो जाएगा हमारा पैराग्राफ, वो बताएगा कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है। रीडर को बताएगा कि यहाँ पे इसके आर्गुमेंट्स, जो ये फर्स्ट आर्गुमेंट था या सेकंड था या थर्ड था, वो यहाँ पे एंड हो चुका है। ये क्या करता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, इट बाउंसेस बैक व्हाटएवर इज डिस्कस्ड इन द बॉडी। पूरी बॉडी में जितना भी जो चीजें डिस्कस हुई हैं, उनको वो कंक्लूड करता है, उनको बाउंस बैक करता है। It must conveys the same meaning as the topic sentence। ये बहुत जरूरी है। मैंने काफी पैराग्राफ चेक किए हैं जिसमें सेम मीनिंग नहीं दे रहा होता सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस की। वो गलती क्या करते हैं, टॉपिक सेंटेंस में जो काज बता रहे हैं उसका सॉल्यूशन देते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस के। अब अगर सपोज पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ इविल्स, तो नीचे बोलेंगे अगर हम पॉवर्टी ओमिट करेंगे तो इविल्स खत्म हो जाएंगे। वो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको वहां पे भी सेम बात करनी है कि पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ इविल। वही है जो आप हमने बॉडी में पूरा डिस्कस किया है, सेम बात आपको रिपीट करनी है। अच्छा, ये भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी में आप 10 सेंटेंसेस भी दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो, 7 भी दे सकते हो, एग्जांपल दे दो ना दो, वो पूरा आपका ग्राउंड है, वो आप खेलेंगे उसमें। लेकिन पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ये आपको लाजमी देना है। मतलब रीडर को ये बताना है कि यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और उसका कंट्रोलिंग आइडिया या उसका टॉपिक ये है, और यहाँ पे मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, जिसको आप कंक्लूडिंग सेंटेंस से एंड करेंगे। अच्छा, एक और चीज, आपको जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है या फिर टॉपिक सेंटेंस होता है, उनको रिलेट करना होता है आपकी थीसिस से। मतलब थीसिस में जो आपने लिखा है, काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑटोमेटिकली थीसिस से रिलेट हो जाता है, लेकिन रिलेट करना लाजमी है। यहाँ पे आप अपनी थीसिस को सेकंड करते आएंगे। हर सेंटेंस के कंक्लूडिंग, हर पैराग्राफ के कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप अपनी थीसिस को भी सेकंड करते आएंगे, और आपको ये मतलब कंक्लूडिंग सेंटेंस में उसको एक ये चीज बतानी है कि पैराग्राफ एंड हो गया यहाँ पे, और अपनी थीसिस को भी आप सेकंड करते आएंगे कि यहाँ पे मेरी थीसिस ये थी जो मैं इस तरीके से इस आर्गुमेंट के जरिए प्रूफ कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, बॉडी बाद में आते हैं, एक मिनट। हाँ, बॉडी में हम बाद में आते हैं, पहले ये कर लेते हैं। अच्छा, एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ, ये समझें आप, क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड है। ठीक है। एम्बिट या फिर स्कोप कहें या कैपेसिटी कहें, लिमिटेशन कहें, पावर कहें, मतलब पैराग्राफ में हम लिख क्या सकते हैं, उसका मतलब एम्बिट क्या है, उसका ग्राउंड क्या है,
वो असल में is to discuss single sub aspect, single sub एंगल या सिंगल सब पॉइंट। अब सब एंगल, सब एस्पेक्ट, सब पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगी, नेक्स्ट फिगर में आ जाएगा आपको पता वो कि ये चीजें हैं क्या, सिंगल सब एस्पेक्ट या सिंगल सब एंगल या सिंगल सब पॉइंट क्या है। ठीक है, अच्छा ये सब जो सिंगल सब एस्पेक्ट या फिर सिंगल सब एंगल या सिंगल सब पॉइंट, ये क्या है, कंट्रोलिंग आइडिया है, वन कंट्रोलिंग आइडिया जिस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब पैराग्राफ क्या होगा, एक कंट्रोलिंग आइडिया पे होगा। आपने 2 पॉइंट्स कभी भी ऐड नहीं करनी एक पैराग्राफ में। ठीक है, अब ये देखें, जैसे सपोज तो एम्बिट को समझने के लिए सपोज हमारे पास पॉवर्टी क्या है, टॉपिक है। ठीक है, पॉवर्टी के एस्पेक्ट या फिर एंगल क्या होगी, डायरेक्ट एंगल, वो होगी उसके कॉजेस, या फिर हम इम्पैक्ट्स भी कर सकते हैं या सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से समझें, पॉवर्टी क्या है, हमारा मेन टॉपिक है, और एस्पेक्ट या एंगल क्या है, वो कॉजेज हैं। ठीक है, तो सब एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, कितने कॉजेज हैं, जो भी कॉजेज हैं सारे के सारे वो सिंगल कॉज, कोई भी कॉज, सब सारे के, सपोज राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो हमें राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, इसको एक पैराग्राफ लिखेंगे। डेथ ऑफ इंडस्ट्रीज इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो ये इस पे एक सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे। रैम्पेंट करप्शन इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, इस पे थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये दो मिला के उस पे एक पैराग्राफ लिखें, ये पैराग्राफिंग के उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। आपको हर एक सिंगल एस्पेक्ट, सब एस्पेक्ट या सिंगल सब एंगल बोल दें, उन पे अलग अलग पैराग्राफ लिखना है। कभी कभी लड़के क्या करते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से इन द एंड क्या करते हैं, सॉल्यूशंस 2-3 पैराग्राफ में मिला के सारे लिख लेते हैं, वो गलत है। आप 3 पैराग्राफ लिखें, 3 सॉल्यूशंस लिखें, इनफ है। इससे ज्यादा बेहतर है कि वही लिखें, क्योंकि अगर आपने एम्बिट तोड़ दिया अपने पैराग्राफ की तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और वो तो बाउंड टू फेल है। ठीक है, अच्छा एसेंशियल्स पे बाद में आते हैं, अब बॉडी के में बाद में आएंगे, पहले मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको टॉपिक सेंटेंस, कंटिन्यूअस सेंटेंस क्लियर है ना? चैट बॉक्स में मुझे ये बताएं। क्योंकि उसका अभी एग्जांपल करेंगे हम। अच्छा सपोज यहाँ पे हम टॉपिक ले लेते हैं, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा इसका मुझे पहले आप, मैं पहले चेक करना चाहता हूँ आपकी कितनी समझ में आ गई है बात। इसका मुझे एस्पेक्ट्स बताएं, एस्पेक्ट्स, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। चैट में बताएं मुझे इसके एस्पेक्ट्स बताएं वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान के, क्योंकि आपने आउटलाइंस बनाई हुई हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, कॉज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, बिल्कुल सौरभ कुरैशी, कॉज इफेक्ट, सही है, सही है, समझ आ गया। ठीक है, तो अब मैं सपोज आ जाते हैं कॉजेज पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, अब एस्पेक्ट में इसका सब एस्पेक्ट क्या होगा, कोई भी एक काज बताएं मुझे वाटर क्राइसिस का, सब एस्पेक्ट बताएं मुझे। मिसमैनेजमेंट सही है, अच्छी है, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर सही है, ओवर यूज ऑफ वाटर, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, बताएं बताएं बताएं। बाकी सब कहाँ है, वेस्टेज, ये तो सेम सेम आ रहे हैं। पावर थेफ्ट वाटर क्राइसिस, वो कैसे, नो मॉनिटरिंग सही है। ठीक है, अच्छा अब एक बड़ी चीज भूल रहे हैं, इंडियन फैक्टर। जो मैं अगर ऐसे लिखूंगा इस पे मेरा फर्स्ट पैराग्राफ वो होगा कॉजेज पे कि इंडिया फैक्टर क्या है। अच्छा सपोज इसका हम सब एस्पेक्ट लेते हैं, इंडियन टेररिज्म, वाटर टेररिज्म। ठीक है, ये हो गया सब एस्पेक्ट। अच्छा अब ऊपर बस यहाँ आ जाए, स्क्रीन पे आ जाए, स्क्रीन पे आ जाए, छोड़ें चैट बॉक्स को। ठीक है, ये हो गया हमारा सब एस्पेक्ट, इंडियन वाटर टेररिज्म। अच्छा इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, देखें आप आइडिया लगाएं, इसका मुझे टॉपिक सेंटेंस बना के दें।
क्योंकि आपने पूरा वो पैराग्राफिंग की हुई है, G2 से प्रमोट हुए हैं, तो आपको आना चाहिए इसका। इंडियन वाटर टेररिज्म कैसे कॉज है वाटर क्राइसिस का, दे सकते हैं या मैं दे दूं बस? अच्छा मैं ही दे देता हूँ। शॉर्टेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, अच्छा आगे इंडिया हैज प्लेड अ विशियस रोल टू एड इन द वाटर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। हाँ अच्छा है, सदाम कुरैशी बहुत अच्छा है ये भी। इंडियन वाटर टेररिज्म इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। हाँ बहराम बहुत अच्छा है ये भी। आप तो तैयार हैं बस। इंडियाज इलीगल ब्लॉकेज ऑफ वाटर, आकिब बशीर सही है। इंडिया इज distributing Pakistan's water through hydro projects, disturbing। हाँ सही है। हाँ ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वो डिस्कस कर लेंगे आप नीचे। इंडियन वाटर टेररिज्म इज द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस। हाँ नवीन ये बिल्कुल सही है। नॉट प्रोवाइडिंग वाटर विच इज नीड ऑफ पाकिस्तान, नहीं इसको क्लियर लिखें, ये टॉपिक सेंटेंस नहीं होगा। विनेश, इंडिया इज बिल्डिंग डैम्स ऑन, अच्छा ये मुर्तजा बिल्डिंग डैम्स डायरेक्ट ना दें, ये अंदर आपका आर्ग्यूमेंट है, ये सेकंड सेंटेंस हो सकता है, थर्ड हो सकता है। टॉपिक सेंटेंस में आपने जनरल बात करनी है कि इंडियन वाटर टेररिज्म इज, जैसे मैम नमीन ने कहा कि इंडियन वाटर टेररिज्म इज द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये क्लासिकल एग्जांपल है जनरल का, जहाँ पे आपने एग्जांपल कोई भी नहीं देना टॉपिक सेंटेंस में। तो जो आपने दिखा है कि इंडिया इज बिल्डिंग डैम्स ऑन द वाटर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ये नवीन के बाद मतलब सेकंड सेंटेंस आप दे सकते हैं। इंडिया हैज वेज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वॉर सिंस पाकिस्तान इंसेप्शन, नहीं वाटर टेररिज्म है वो टेररिज्म नहीं, तो वॉर का फैक्टर नीलम देवी नहीं आएगा यहाँ पे। वाटर टेररिज्म के वो बैराजेस बना रही हैं, बगलियार डैम है वो डैम्स बना रही हैं, वुलर बैराज बना रही है चाइना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो इस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है समझ गया, बस आप तकरीबन मेजोरिटी को क्लियर है। of water scarcity in पाकिस्तान। अच्छा अब ये हो गया जो नीलम देवी ने लिखा, इंडियन वाटर टेररिज्म इज द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब इसका हम, ये हो गया टॉपिक सेंटेंस, तो इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐसा ही एज इट इज ही बनाना है, बस उसको हमने रिफ्रेज करना है। तो करें रिफ्रेज, देखें मैं, आता है आपको? वो सेम बात करनी है, बस बीच में बॉडी हो जाएगी फिर। कंक्लूडिंग सेंटेंस का बताएं मुझे अब। Hence, it is crystal clear that India's water terrorism is a major reason behind the water crisis in Pakistan. जबरदस्त नदीम। एक चीज नदीम ने और अच्छी की है, यहाँ पे हैंस लगाया है। ठीक है, तो कोई भी कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिंग वर्ड को, वो आगे लिंकिंग वर्ड्स वैसे भी मुझे कराने हैं आपको, तो वो सारी लिस्ट है, वो आपको समझाऊंगा कहाँ पे कौन सा यूज होगा। जैसे इन नटशेल ये भी बहराम ने बहुत अच्छा यूज किया है, इर्गो हो गया, हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, तो हम उनसे ही शुरू करते हैं। Hence, it is crystal clear that India's water blockage is the main cause behind water crisis in Pakistan। अब देखें, ये हो गया हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस इस टॉपिक सेंटेंस का। इंडियन वाटर टेररिज्म इज द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान। अब उसको ही इसने हेंस, अच्छा बाउंस बैक किया है। हेंस इट इज अ क्रिस्टल क्लियर दैट इंडियाज वाटर ब्लॉकेज इज द मेन कॉज बिहाइंड वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब बात सेम कर रहा है, बस उसने क्या किया है, रिफ्रेज किया है। अब यहाँ पे इनके दरमियान जब हम बॉडी कर लेंगे, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे उसमें आर्ग्यूमेंट्स देने, बॉडी देनी है कि कैसे कैसे एग्जांपल्स देने। बगलिया डैम बना रहा है,
वुलर बैराज बना रहा है, बगलिया डैम हो गया, काफी और प्रोजेक्ट अभी न्यू स्टार्ट करने वाला है जो उसकी पेंडिंग में है, तो वो चीजें इसमें डिस्कस करनी है। यहाँ पे कहीं भी आपने ये नहीं लिखना कि अगर पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस सॉल्व करना है तो इंडियन वाटर टेररिज्म को डील करना है, आईसीजे चला जाए। सपोज अगर कोई लिखता है तो वो ये एम्बिट के बाहर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, एक काज को डिफाइन कर रहे हैं। वो काज क्या है कि इंडियन वाटर टेररिज्म, वो सारी की सारी बॉडी में वो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे जो इस चीज को प्रूव करेंगे कि हाउ इंडिया इज द इंडियन वाटर टेररिज्म या इंडिया इज अ फैक्टर बिहाइंड वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसके आगे आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, काज ही रखते हैं। काज कोई मुझे दूसरा बताएं, सपोज मैं ही दे देता हूं आपको, डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इस पे बनाए। सर फारूक ने तो आपको तैयार कर दिया है। अच्छा, मैं 1 मिनट ये न्यू स्लाइड बना दूं। डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इस पे बनाएं टॉपिक सेंटेंस। Water paucity in Pakistan is heavily due to the delay in the construction of dams. बाराम जबरदस्त यार, और आपका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है। The lately construction has also added in the growing water shortage in Pakistan. Saddam Rashidi जबरदस्त। Pakistan is facing water shortage due to the late construction of dams. जबरदस्त। आपके another cause of, हाँ ये चीज मुझे वो डिस्कस करनी थी, ये मुद्दा यहाँ पे अप्लाई कर दिया। another, ये आगे चल के आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशंस कैसे यूज करनी है। Another cause of water scarcity in Pakistan is delay in construction of dams in the country. ठीक है, जबरदस्त। Delaying in construction of dams is enhancing the prevailing crisis of Pakistan. ये नीलम देवी बहुत अच्छा लिखा है आपने। The daunting challenge of water scarcity in Pakistan is owing to the apathy shown for the construction of dams. जबरदस्त किंजर, और एक्सप्रेशन और भी अच्छा है। Pakistan is facing water due to delay in construction of dams. किंजर, किरण निजाज जबरदस्त। Delaying in construction of construction, अच्छा कंस्ट्रक्शन डैम्स लिखें। निदा आपने वो डैम नहीं लिखा। is another cause of water in crisis, water crisis इन नहीं आएगा of Pakistan. The lately construction of dams has also aided in the growing water shortage of in Pakistan. सही है, जबरदस्त। अच्छा अच्छा, सही है, सबका क्लियर। The daunting challenge of water किंजर आपका तो हो गया। सेकेंडली, हाँ ये चीज जैसे नवीन सेकेंडली हो गया, या फिर another cause apart from it, furthermore, ये आगे चल के लिंकिंग वर्ड्स हैं, मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि कहाँ पे कौन से यूज होंगे। The delayed construction of dams has brought water crisis in Pakistan. Good, ठीक है, यही कर देते हैं। पहले आएगा सपोज, क्योंकि हमने अगर पहला ही पैराग्राफ है कॉज का, तो भले हम कोई भी लिंकिंग वर्ड ना दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सेकंड है तो उसको लिंक करना है हमें अपने फर्स्ट वाले कॉज के साथ। तो अपार्ट फ्रॉम इट, ये मैंने इसको सेकंड पैराग्राफ को लिंक कर दिया फर्स्ट वाले पैराग्राफ से। वाटर शॉर्टेज, अच्छा काफी लोग क्या करते हैं, ये लिंकिंग वर्ड देकर यहाँ पे जो कॉमन नाउन होता है उसका भी कैपिटल कर लेते हैं। इस चीज का ख्याल रखें, ये आपका पैराग्राफ यहाँ से ही स्टार्ट हो चुका होता है, ये फुल स्टॉप नहीं होता, यहाँ पे कॉमा होती है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ जो प्रॉपर नाउन होंगे उसको, अगर पाकिस्तान होता तो मैं उसकी पी बड़ी करता, लेकिन वाटर कॉमन नाउन है तो डब्ल्यू छोटी होगी। वाटर क्राइसिस, अच्छा ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ का पहला टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि
how the delay in construction of dams is a cause in the वाटर क्राइसिस। वो किस तरीके से वो मतलब वाटर क्राइसिस में हमें किस वजह बनी है एक, ठीक है। तो अब इसका टॉपिक सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। इस पे कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाए, बना ले जल्दी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Hence, due to the delayed construction of dams, Pakistan is facing the issue of water crisis. ठीक है, गुड। जितना अच्छा रिफ्रेश कर सकते हैं ना उतना अच्छा रिफ्रेश करें। Therefore, water crisis in Pakistan is a major offshoot of a delayed, ये जबरदस्त है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर जब जितना रिफ्रेश करेंगे तो वो उतना अच्छा है। ये आपकी राइटिंग स्किल्स को शो करेगा। नदीम बहुत अच्छा लिखा है आपने। और W बड़ी ना करें, वाटर क्राइसिस दोनों छोटे होंगे। In some आय बड़ी होगी बेराम। Delay in the construction of dams, Pakistan facing major issue of water crisis, क्योंकि facing अभी चल रहा है, facing is Pakistan is facing होगा, ठीक है। चलो आइडिया क्लियर है, ये समझ गया। Therefore, the dismal picture of water dearth is due to the delaying of dams construction। सही है, मिस कीजिए, गुड, ठीक है, मतलब क्लियर है। नदीम वाला सबसे अच्छा था, वही लिख लेते हैं। Therefore, water crisis in Pakistan is the major offshoot of delayed construction dams। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। क्लियर है, ये मुझे बताएं। या फिर एक और एग्जांपल कर लें यहीं पे। जबरदस्त सदोरो, एडिंग इट्स पार्ट्स वाला आपने बहुत अच्छा लिखा है। Adnan, therefore water crisis in Pakistan is also faced due to the delaying in dams construction। सही है, अच्छा है। सैयद फातिमा, वाटर मैनेजमेंट शुड बी इम्प्रूव। अब ये देखें सैयद फातिमा, अब ये अपना वापस लिखें। यही चीज मैं पहले समझा रहा था। सैयद फातिमा, आप अपना कॉपी करके ये वापस लिखें ताकि ये सब देखें। हाँ, ये देखें, thus water management should be improved and the government should create awareness about the dam construction। ये हमारा सजेशन है, ये हम देंगे सॉल्यूशंस में। ये यहाँ पे अगर देंगे तो एम्बेड टूट जाएगी, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। मैम सईदा, ये आपने इस पे अलग पैराग्राफ होगा अवेयरनेस पे, फिर उसमें आप ये दे सकते हैं कि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करने चाहिए, जिसमें हमें एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए कि हमें डैम्स बनाने चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पे टॉपिक कंक्लूडिंग सेंटेंस कर देंगे तो ये हमारा एम्बेड टूट जाएगा इस पैराग्राफ का, तो ये ना करें प्लीज, ठीक है। बस आगे चलें, फिर बॉडी पे चलते हैं हम। ये मैं सेव कर दूं। अच्छा, अब स्क्रीन पर आ जाए सब, चैट बॉक्स को छोड़ दें। बॉडी जैसे टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बॉडी में क्या आता है? बॉडी स्टार्ट विथ द सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड एंड्स एट द सेकंड लास्ट सेंटेंस। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। बॉडी डिस्कसेस एंड एक्सप्लेन्स द कंट्रोलिंग आइडिया। जो कंट्रोलिंग आइडिया टॉपिक सेंटेंस में होता है वो भी डिस्कस हो चुका है, प्रेजेंट इन द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। बॉडी इज डेवलपमेंट ऑफ द पैराग्राफ। हम यहाँ पे एक ग्राउंड है, वो वहां पे खेलते इस हिसाब से हैं कि टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग कंट्रोलिंग आइडिया क्या है हमारा, हमें उसको प्रूव करना होता है, अपने आर्गुमेंट्स देने होते हैं, अपने एग्जांपल्स देने होते हैं, अपने रिसर्च शो करनी होती है। मैक्सिमम 8 या 9 सेंटेंस का बॉडी पैराग्राफ होता है एक हमारे ऐसे का। अगर वैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं वो बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपको सारे अपने आर्गुमेंट्स देने होते हैं, तो ज्यादा लंबा भी नहीं करना पैराग्राफ।
8 से 9 सेंटेंस इनफ है। 2 ये हो गए, 3 आपने यहाँ 4 आर्गुमेंट दे दिए, सपोर्टिंग आर्गुमेंट टॉपिक सेंटेंस पर, एक एग्जांपल दे दिया, एक रिसर्च शो कर दी, बस इन द एंड आपने उसको सेकंड। हाँ, एक और चीज, कंक्लूडिंग सेंटेंस में हम एक और चीज भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा, अभी आप सिर्फ इसी जितना सिखाया है वहीं पे ही रहें। वो ये है कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं सेकंड पैराग्राफ के, नीचे वाला पैराग्राफ है ना, फिर उसमें थोड़ा हम शेड दे देते हैं कि हम इसके बाद क्या बात करने वाले हैं। मैं वो आगे चल के एक एग्जांपल और कराऊंगा आपको, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स, रेफरेंसेस, डेटा एंड फैक्ट्स। ठीक है, अच्छा रेफरेंसेस मैंने इसमें इसीलिए ऐड किया है कि ये चीज आपको बतानी थी कि सपोज आप कोई डेटा लिखते हैं, सपोज क्राइम रेट लिख रहे हैं कि क्राइम रेट पे आपका पैराग्राफ है और आपने लिखा कि डेली बेसिस पे 5 रॉबरीज होती हैं कराची में या फिर हैदराबाद में या फिर कहीं और। ठीक है, तो 5 रॉबरीज तो हो रही हैं, इसको प्रूव करने के लिए आपको रेफरेंस देना लाजमी है, कोई रिपोर्ट होनी चाहिए आपको, वो यहाँ पे कोट करें। ठीक है, तो काफी बंदे क्या करते हैं, डॉन को कोट कर रहे होते हैं, जहांगीरवल टाइम को कोट कर रहे होते हैं, ये चीजें हम कोट नहीं कर सकते, ये वीक रेफरेंसेस हो जाते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस यूज करने, बुक्स हो गए, रिसर्च होती है जिसे पाकिस्तान खुद देता है, जिसे जो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज देती है, उसकी रेमिटेंस की देती है, पाकिस्तान वर्ल्ड एशियन बैंक देती है पाकिस्तान के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, इवन स्टेट बैंक देती है इकोनॉमी के हिसाब से, और क्राइम के हिसाब से पाकिस्तान नेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन देती है। वो रिपोर्ट्स जो है ना, वो ऑथेंटिक हैं, भले वो पता है कि वो भी एग्जैक्ट नहीं होती हैं, लेकिन आप वो कोड कर सकते हो, वो आपके स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हैं, वो आपने कोड वही करने हैं। जितना पैराग्राफ में वो चीज होगी, स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होंगे, अच्छे एग्जांपल्स होंगे, आपकी अच्छे आर्गुमेंट्स होंगे, उतना आपका पैराग्राफ अच्छा बनेगा। और जैसे कि पैराग्राफ अच्छा बना तो आपका ऑटोमेटिकली ऐसे अच्छा बनेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया था एम्बेड वाला, क्लियर है आपका, वो एग्जांपल से मुझे पता चल गया। ठीक है, वाटर क्राइसिस वाला ये भी हो गया। अच्छा, अब एसेंशियल्स ऑफ अ पैराग्राफ, ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, इससे ये अगर होंगी आपके पैराग्राफ में तो आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा होगा, और पैराग्राफ जितना अच्छा तो आपका मतलब उतना पास होने का चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। एक पैराग्राफ है उसमें यूनिटी क्या होती है वो आगे आपको बताऊंगा, यूनिटी लाजमी है, ये एसेंशियल है। यूनिटी नहीं होगी तो आपका पैराग्राफ वो किसी काम का नहीं है। सपोर्ट मतलब सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हों उसमें, कोहेरेंस। ठीक है, सपोर्ट ये हो गया कि जो टॉपिक सेंटेंस आप देते हैं ना उसकी इनफ सपोर्ट हो कि वो प्रूफ हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने बस टॉपिक सेंटेंस दिया और 2 चीजें उसकी लिखती सपोर्ट में, 2 पैराग्राफ, 2 सेंटेंसेस, फिर आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस दे दिया कि आपका पैराग्राफ पूरा, ये सपोर्ट नहीं होगी उसकी, वो इनफ सपोर्ट नहीं है। ठीक है, फिर आ जाती है कोहेरेंस, वो आगे चल के आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कोहेरेंस है ही क्या। कोहेरेंस मतलब रिलेशन, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से रिलेशन। गुड लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी देखा काफी स्टूडेंट्स के जो G2 से प्रमोट हुए हैं या फिर न्यू है, मिस किंजर हो गई, इवन नवीन हो गई, नदीम हो गया, बहुत अच्छा लिखते हैं क्योंकि इन्होंने G2 में जो आपने काम किया, अब आपको पता चलता होगा कि आपकी G2 का कितना फायदा हुआ आपको। तो गुड लैंग्वेज वो ऑलरेडी आपको हो गई है, नॉर्मली तकरीबन सबकी हो गई है, जिनकी वीक है वो खुद काम करें इस पे। अभी जितनी आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी वो आपको पैराग्राफ पे फायदा होगा। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, हमने आपको जीवन में ऑलमोस्ट 33 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, आई गेस इससे ज्यादा हैं भी नहीं, अगर हैं तो वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। वो स्ट्रक्चर्स आपने यूज करने यहाँ पे, एक सेंटेंस आप में आपने नॉट ओनली बट आल्सो वाला स्ट्रक्चर यूज कर दिया, एक जगह आपने बिसाइड वाला यूज कर दिया, एक जगह इधर और यूज कर दिया, नीदर नो यूज कर दिया। ये स्ट्रक्चर्स अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करें, इनको इनकॉर्पोरेट करें। वो जितनी स्ट्रक्चर्स वैरायटी होगी उतना अच्छा है। अगर आपने सारे सेंटेंसेस सिंपल में लिख लिए, सही है, वो भी पैराग्राफ हो जाएगा, लेकिन वैरायटी शो नहीं होगी। आप अपने टीचर को एक चीज बताएं कि यू हैव गुड कमांड ऑन योर लैंग्वेज। ठीक है, तो यूनिटी ये कर लेते हैं, कल हम एग्जांपल्स कर लेंगे, एग्जांपल्स ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, यूनिटी में क्या होता है, अगर पैराग्राफ की यूनिटी को आपने बरकरार रखना है तो उसमें एक वन मेन आइडिया होगा, जो हमने कंट्रोलिंग आइडिया डिस्कस करके आए। एक ही सब एस्पेक्ट पे एक ही पैराग्राफ होगा। जैसे मिस फातिमा थी आई गेस, तो मिस फातिमा ने जैसे आखिर में एक नया आइडिया जनरेट किया कंक्लूडिंग सेंटेंस में देने के लिए। ठीक है, वो चीज आपको नहीं करनी, वो यूनिटी को तोड़ देगी, एम्बिट को तोड़ देगी आपके पैराग्राफ को। ठीक है,
सर्कुलेट्स अराउंड टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के अगेन मतलब उसके इर्द गिर्द ही घूमता है आपका पूरा आर्गुमेंट्स। बॉडी हो गई, बॉडी में जितने भी आप आर्गुमेंट्स देंगे, एग्जांपल्स देंगे, वो सारी चीजें टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, ठीक है। बॉडी सेंटेंसेस मस्ट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया। बॉडी सेंटेंस सारे के सारे इसी को ही सपोर्ट करें, मेन आइडिया को, जो कंट्रोलिंग आइडिया है। फिर ये यूनिफाइड आपका पैराग्राफ हो गया। इसमें आप ऑलरेडी काफी ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूनिफाइड पैराग्राफ लिखते हैं, मे बी उनको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता हो कि ये यूनिटी ये होती है। आज वो भी क्लियर होगी आपकी। एक आइडिया पे, एक सब एस्पेक्ट पे आपने अगर पैराग्राफ लिखा है, आपके सारे बॉडी में जो आर्गुमेंट्स हैं या एग्जांपल्स हैं वो उसी चीज को सपोर्ट करते हैं, आपका कंट्रोलिंग सेंटेंस उसी चीज को बाउंस बैक करता है, तो आपका यूनिफाइड पैराग्राफ है, बेफिक्र हो जाएं। उसके बाद आ जाता है सपोर्ट। सपोर्ट क्या है कि इनफ सपोर्ट हो, इनफ एविडेंसेस हो, एग्जांपल्स हो गया, डेटा हो गया, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गया, डिटेल हो गई, वो इतनी तो हो कि वो आपने जो आर्गुमेंट रेज किया है वो अगला बंदा मानने को तैयार हो जाए। जो रीडर है वो मान जाए कि मैंने जैसे इंडियन टेररिज्म लिखा, अगर मेरे पास अंदर पता ही ना हो कि इंडिया कौन कौन से काम कर रहा है इंडियन हेल्ड कश्मीर में, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको कि सपोर्ट कैसे करूंगा अपने आर्गुमेंट को। अब जैसे मुझे पता है कि वो वुलर बैराज बना रहा है, बगलियार डैम बना रहा है, और इवन वाटर बॉम्ब्स पाकिस्तान पे फेंकता है, रोक के पानी पर एकदम छोड़ देता है तो वो फ्लड आ जाता है पाकिस्तान में, ये चीजें करता है, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पास वाटर क्राइसिस करती हैं। तो मेरे पास सपोर्ट है, मेरे पास एग्जांपल है कि इंडिया ये डैम्स बना रही हैं, और इवन काफी ऐसे हैं कि वो प्लानिंग में चल रहे हैं, काफी उन्होंने पाकिस्तान आईसीजी में गया है तो इसलिए उन्होंने वो अभी छोड़ दिए हैं, लेकिन कंसिडरेशन में है, तो वो भी बन सकते हैं। अगर वो बनेंगे तो और वाटर क्राइसिस हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई, तो वो सारी अब आ जाएंगी, तो आपका एक सपोर्ट आ जाएगी आपके आर्गुमेंट को, जो आपका कंट्रोलिंग आइडिया है। तो और सपोर्ट मस्ट बी ऑफ ऑथेंटिक सोर्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑथेंटिक सोर्स होना लाजमी है। जैसे अगर आप कोट करते हैं स्टेट बैंक हो गया, WHO की अगर कोई हेल्थ के हिसाब से आ गई, यूनेस्को एजुकेशन के हिसाब से आ गई, ऐसे ही यूनिसेफ हो गया, काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको आप कोट करें तो ये और बेहतर है। बुक्स डायरेक्टली बुक्स कोट करें, बुक्स में से 2 लाइन उठा के उसको इन्वर्टेड कामा में देके कोट कर दें कि इस बुक में ये चीज लिखी हुई है, तो ये चीजें आपकी सपोर्ट को बढ़ाएंगी, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं उसको फर्दर वो सपोर्ट देंगी। उसके बाद आ जाता है कोहेरेंस। कोहेरेंस, अच्छा कोहेरेंस क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड डिटेल्स, ठीक है। कोहेरेंस मतलब एक फ्लो में चले आपका पैराग्राफ। पहले मैं पैराग्राफ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फिर आते हैं 2 पैराग्राफ में कैसे कोहेरेंस होगी। पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा आपने, उसमें दूसरा सेंटेंस आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ठीक है। जो भी सपोर्ट देंगे ना, सेकंड हो गया, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ, उनमें एक फ्लो होना चाहिए। जब तक फ्लो में आता है, आप कोई लिंकर ना दें, कोई ट्रांजिशन वर्ड ना दें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एब्रप्ट चेंज आता है, सपोज अगर जैसे हम एग्जांपल देते हैं तो फॉर इंस्टेंस लिखते हैं ना, फॉर इंस्टेंस ये कनेक्टर है, एक ट्रांजिशन वर्ड है, वो कोहेरेंस देता है सेंटेंस में, ठीक है। एडिशनली ये एक वर्ड है जो हम बताएंगे कि इसके हिसाब डिफाइनिंग इट, ये डेफिनेशन, अब आप बता रहे हैं कि मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो इस चीज है कि ये जो वर्ड्स यूज करेंगे ना, ट्रांजिशन वर्ड्स या लिंकर्स, इसको कनेक्टर्स भी कहते हैं, तो ये आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस लाएंगे। और कोहेरेंस जितनी होगी, पढ़ने वाले को उतना मजा आएगा आपके पैराग्राफ पढ़ने में, वो बोर नहीं होता। यूनिटी, सपोर्ट, कोहेरेंस, ठीक है, ये 3 चीजें 2 आगे और आएंगी। उसके बाद क्लियर एंड सेंसिबल कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे पहले ही बताया कि अगर एब्रप्ट चेंज आता है तो आप उसको चेंज को सस्टेन करना है तो आपने ट्रांजिशन वर्ड दे दें यहाँ पे। अगर कोई अपोजिंग व्यू दे रहे हैं तो इन कॉन्ट्रास्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब वो लिंक होगा हमारे टॉपिक सेंटेंस के साथ ही, लेकिन अपोजिंग व्यू है उसको हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट ये चीज भी है, तो फिर वो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करती है तो। इसके बाद आ जाता है लिंकर्स एंड कनेक्टर्स, इसी का हिस्सा है। पहले कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, उसके लिंकर्स, अगर कॉज एंड इफेक्ट के लिंकर्स कौन कौन से हैं, जैसे हम देते हैं एज अ रिजल्ट, बिकॉज, इज, सिंस, हेंस, ड्यू टू, ओइंग टू, ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट के लिंकर्स हैं। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको ग्रुप में वो दे दूंगा, वो उनका पर्टिकुलर यूजेज है, मतलब हेंस कहाँ यूज करना है। जैसे इसका एक यूज तो हो गया, कंक्लूडिंग सेंटेंस से पहले आपने ये हेंस लिखना है। एक बीच में भी देख सकते हैं, अगर जैसे आप थोड़ा अपनी बात को सपोर्ट दे रहे हैं कि जो पहले आपने आर्गुमेंट दिया है उसी को ही सपोर्ट दे रहे हैं, तो थर्स या हेंस देकर उसी का ही रिफ्रेश करके एक बार और बोल देते हैं कि
एक मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे देते हैं, बिकॉज कोई रीजन बता रहे होते हैं, कॉज बता रहे होते हैं, एज अ रिजल्ट उसकी वजह से ये हुआ, इफेक्ट हुआ उसका, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंटली ये लिखते हैं हम कनेक्टर, एज अ कंसिक्वेंस, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, ये चीज हो गई। उसके बाद एडिशन, एडिशन के लिए मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, बिसाइड्स, ये एडिशन के लिए यूज होते हैं अगर एक आर्गुमेंट हमें ऐड करना है तो। एग्जाम्पलिफिकेशन करते हैं हम, एग्जांपल देते हैं तो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, सच एज कोई लिस्ट हमें आगे बतानी होती है तो उस वक्त यूज करते हैं। तो इन सब लिंकर्स को सारे ना करें, जितने यूज करते हैं एटलीस्ट उनको देख लीजिए कि उनको सही से कैसे यूज करते हैं हम, ताकि आपका उन पे कमांड हो जाए। फिर ऐसा ऐसा अपनी, जैसे हम डिक्शनरी बढ़ाते हैं अपनी मेमोरी में, तो वो आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं कि लिंकर्स कौन कौन से, अगर सपोज आप अभी कॉजेज कंसिक्वेंसेस में से कंसिक्वेंटली यूज करते थे, अभी एज अ कंसिक्वेंसेस भी ऐड करें उसमें, फिर एज अ रिजल्ट भी करें, देयरफॉर। तो इस चीज से आप एक एक करके अपनी लैंग्वेज में इनको इनकॉर्पोरेट करें तो आपका ये भी डेटाबेस बढ़ता जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट के लिए, इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रारी टू, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। अच्छा, अब ये जो है ना लिंकर, मैंने बहुत मिसयूज होते हुए देखा है। ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड ये एक साथ यूज होते हैं। आपने एक आर्गुमेंट दिया, उसमें आगे आपने लिखा ऑन द वन हैंड दिस हैपेंस एंड ऑन द अदर हैंड दिस हैपेंस, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। अगर आप लिखते हैं ऑन द अदर हैंड सिर्फ, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बजाय ये अच्छा है कि आप इन कॉन्ट्रास्ट लिख दें या कॉन्ट्ररी लिख दें। ये दोनों पेयर में यूज होते हैं। जैसे इधर और हो गया, ये पेयर में यूज होते हैं। अगर इधर दिया है तो आगे और देना है, अगर नीदर दिया है तो आगे नोट देना है आपने, ठीक है। पर्पस, पर्पस देने के लिए इन ऑर्डर टू, सो देट, सो एज टू, ये आपको नॉर्मली सब पता है, काफी आप में से ये यूज भी करते हैं, ठीक है। फोर्थ जो पहली हो गई हमारी यूनिटी, सेकंड सपोर्ट, थर्ड कोहेरेंस, अब फोर्थ आ गई हमारी गुड लैंग्वेज। ग्रामेटिकली एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, ग्रामेटिकल एरर्स एक भी नहीं हो, ये बर्दाश्त नहीं होते चेकर से। करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, ये भी आपको हमने पढ़ाई है, पंक्चुएशन का यूज हो गया जीवन में। लेकिन अगर नहीं पढ़ाई, जिस के लेक्चर मिक्स हो गए तो वो खुद पढ़ लें। अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो एडमिन से किसी से पूछ सकते हैं आप। एप्ट वोकेबलरी, वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी वो आपका एडवांटेज है दूसरों के सबसे। अब एप्ट मैंने इस पे एक वजह से ही लिखा है। एप्ट ये है कि मैंने काफी रीडिंग्स देखी हैं ऐसी, मैंने खुद चेक जब करता था तो वो अच्छे वर्ड्स तो लिखते थे लेकिन प्रॉपर यूज नहीं होता था। हर सिनोनिम का भी एक अच्छा यूज होता है, तो बेहतर है कि वो सिनोनिम आप वहीं पे यूज करें जो उसका पर्टिकुलर यूजेज है, बस ऐसे ही नहीं लिखना होता। तो ये थोड़ा ख्याल करें, जब भी आप सिनोनिम्स करते हैं तो सिनोनिम का भी यूजेज देखा करें कि उसका यूज में डिफरेंस क्या है। सिनोनिम तो है लेकिन लाजमी बात है अगर दूसरा वर्ड है तो उसका दूसरा यूजेज होगा, तो वो जहन में रखा करें जब भी आप वोकेबलरी डिफरेंट न्यू वर्ड्स यूज करते हैं। तो फिर आ जाता है वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो हम मैंने पहले ही बताया 33 स्ट्रक्चर्स हो गए वो आपको, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसको, अच्छा आपको तो आता है वो आपको पता है, लेकिन रीडर को नहीं पता कि आपको आता है कि नहीं आता, उसको शो करना है, हर चीज आपको शो करनी है। वो आप ये चीजें आप अपने पैराग्राफ में ऐड करेंगे, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और, नीदर और, एज, सो एज, ये सारे स्ट्रक्चर्स, इस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। जितनी अच्छी कमांड होगी उतना आपके पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इस पे आपने ऑटोमेटिकली काम करना है और भी जितना ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है इंटेंट ऑफ पैराग्राफ। अब ये चीज मैंने काफी देखा है, मैम जवेरिया मुझसे चेक कराती थी, उसने भी ये चीज फॉलो नहीं करती थी। तो ये टेप देना होता है लाजमी, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको टेप कहते हैं। इतना स्पेस, टेप जितना स्पेस आपको एक पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले देना होता है लाजमी। अगर ये नहीं देंगे तो आपका मतलब वो इंटेंट ऑफ पैराग्राफ आपने तोड़ दिया, ठीक है। अभी जो न्यू पैटर्न है वो तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम अभी तक ब्रिटिश वाला अप्लाई करते हैं, उसमें यही है कि आपको यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना है। हाँ, काफी लोग पूछते हैं कि एक पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हो लाइन, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना छोड़ें तब भी सही है, छोड़ें तब भी सही है, ये आपके ऊपर है। अच्छा, एक और बात, जो ये जो आपने कनेक्टर्स पढ़े, एक तो ये होंगे आपके पैराग्राफ के अंदर यूजेज इनका, एक सेंटेंस को या एक आर्गुमेंट को आप दूसरे आर्गुमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इनका एक और यूजेज भी है, वो आप दो पैराग्राफ को जब कनेक्ट करते हैं, आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके साथ अगर दूसरा पैराग्राफ लिखा तो आप सपोज लिख दिया कि एडिशनली, फर्दर मोर, इन एडिशन, ठीक है, बिसाइड्स इट, या मैं तो ये भी लिखा था बिसाइड्स, अगर सपोज फर्स्ट कॉज दिया है बिसाइड्स वाटर टेररिज्म, कामा दिस थिंग, सेकंड कॉज है कि दिस थिंग इज आल्सो अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान,
ठीक है, बिसाइड के साथ आपने वो फर्स्ट वाले को भी रिपीट कर दिया, इस तरीके से आपने और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर दिया पिछले वाले से, उसको रिकॉल दे दिए एक, ठीक है। और नॉट ओनली इंडियन टेररिज्म बट आल्सो दिस करके आप इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं कनेक्शन के लिए। बिसाइड्स वाला स्ट्रक्चर, नॉट ओनली बट आल्सो वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये आखिरी एग्जांपल देख लें, इसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और कल एग्जांपल्स इंशाल्लाह कर देंगे। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ गुड पैराग्राफ, एक एग्जांपल रखा था, मुझे नेट पे मिल गया, बहुत अच्छा था, मैंने अपना नहीं ऐड किया यहाँ पे। कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बता रहा है, एक आर्गुमेंट दे रहा है, अपना टॉपिक सेंटेंस है कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट कैसे है, और वो हम इसके पैराग्राफ में अंदर जो टॉप ये पूरा बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, इसको देख के मतलब एक अंदाजा लगाएंगे कि वाकई में ये बेस्ट है, इसका क्लेम वाकई में ये प्रूव करता है इस चीज को। तो ये सपोर्ट भी देखी जाएगी, यूनिटी भी देखी जाएगी, कोहेरेंस भी देखी जाएगी, लैंग्वेज भी इसकी देखी जाएगी, और लास्ट थिंग जो थी इंटेंट आ गई, यहाँ पे टैब दे दिया इसने, ये सारी चीजें उसकी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अब ट्रांजिशन देखें, इसने फर्स्ट दे दिया यहाँ पे, ये एक ट्रांजिशन वर्ड है फर्स्ट, एक पहला आर्गुमेंट दे रहा है इसलिए इसने फर्स्ट लिख लिया। Canada has an excellent healthcare system. All Canadians have access to the medical services at the reasonable price. अब ये देखें, यहाँ पे इसने सेकंड क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट है, सेकंड आर्गुमेंट, ये फर्स्ट आर्गुमेंट को सेकंड कर रहा है। All Canadians have access to medical services at a reasonable price. अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप दिया ना, हम सेमीकोलन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस है। आपने वो पढ़ा होगा सेमीकोलन का यूजेज, कि वो दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी दे सकते थे, लेकिन इसने फुल स्टॉप दिया, ये भी सही है, कोई मसला नहीं है। सेकंड आर्गुमेंट दे रहा है, कनाडा हैज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अब इसकी सेकंड कर रहा है, इसको, ये जो इसका सेकंड आर्गुमेंट है, इसको ये सेकंड कर रहा है इस आर्गुमेंट के साथ। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय वेल ट्रेन्ड टीचर्स एंड आर एनकरेज्ड टू कंटिन्यू स्टडीइंग एट यूनिवर्सिटी। अब वो यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट, ये डिटेल दे रहा है, ये अपने सेकंड आर्गुमेंट जो इसने दिया है कि एजुकेशन, उसका हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन है, तो वो इसको सेकंड कर रहा है, यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा है, और ऑटोमेटिकली ये चीजें जो आर्गुमेंट्स हैं उसके बेस्ट कंट्री होने को प्रूव कर रहे हैं। फाइनली, कनाडाज सिटीज आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड। अब यहाँ पे इसने अपना तीसरा आर्गुमेंट दिया है, और उसको फाइनली किया है कि बता रहा है कि मेरा ये लास्ट है, इस पैराग्राफ का लास्ट आर्गुमेंट है, लास्ट चीजें जो मैं बता रहूंगा कि क्यों ये बेस्ट कंट्री है। उसका ये उस आर्गुमेंट को सेकंड करने के लिए लिखा है, कैनेडियन सिटीज हैव मेनी पार्क्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर पीपल टू लिव, ठीक है। अब ये इस चीज को क्लीननेस को भी बता रहा है, पार्क्स, लॉट्स ऑफ स्पेस है फॉर पीपल टू लिव, तो ये एफिशिएंटली मैनेजमेंट को भी बता रहा है, तो ये इसने सेकंड कर दिया। एज अ रिजल्ट, जो मैंने कहा हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, एज अ रिजल्ट, इसी वजह से कनाडा इज अ डिजायरेबल प्लेस टू लिव। अब यहाँ पे इसने रिफ्रेश किया है, लेकिन सेम बता रहा है, बेस्ट वही होगा जो डिजायरेबल होगा, सेंस वही आ रहा है, ठीक है। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया इसका, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक सही है, क्योंकि अगर टाइप्स पर आ गए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज असाइनमेंट होगी, उस पर काम करें, फिर हम आगे चलेंगे कल। अच्छा तो अच्छा जी, पीपल इन द चैट बॉक्स काइंडली बता दें, सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो बता दें। पीपल इन द चैट बॉक्स। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि पैराग्राफ इतना लिखना कोई बड़ा मसला नहीं होता, सिर्फ आपको समझना होता है कि टॉपिक सेंटेंस में और जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या क्या फर्क होता है। जैसे आपको सर ने बताया भी था वाटर क्राइसिस वाले पे, मैं इस पे मजीद भी अपनी कुछ जो है मेरे जो पैराग्राफ्स हैं मैं वो भी लेकर आऊँ अपनी क्लास में, तो घबराना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ऑन द प्रैक्टिस, सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। सबसे अच्छा जो मेन जो फर्स्ट अपीयरेंस है आपका, वो आपकी आउटलाइन है। आउटलाइन वाली जो जितनी भी पॉइंट्स हैं वो आगे चल के आपको पैराग्राफ बनानी है। फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, आप लोगों में से किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर मैन जो है कितने जो है आर्गुमेंट्स होने चाहिए आउटलाइन के ऊपर। देखिए अभी अगर पैराग्राफ को आप मद्देनजर रखें तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 20 से 22 जो है आर्गुमेंट रखें अपने। फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, उसको छोड़ के बाकी आपके 20 से 21 होने चाहिए।
जितनी आप इधर जाके जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है। वहां पर अगर यहाँ पर अगर आप 22 की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो एग्जाम में क्या होगा, आप 18 से 19 लिख पाएंगे। अगर यहाँ पर आप 18 to 19 पैराग्राफ लिखते हैं तो एग्जाम में क्या होगा, पीयर प्रेशर होगा, 15 पे आ जाएंगे। तो जब आप 15 पे आ जाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी अपने आपके ऐसे की 1500 वर्ड से 2000 वर्ड। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि 20 से या 22 या 24 पैराग्राफ आपको यहाँ पर रखने हैं। पैराग्राफ लिखना कोई बड़ा मसला नहीं है, कनेक्टर्स की पूरी एक लिस्ट है, फर्दर मोर बिसाइड्स ये वो फलाना फलाना फलाना, ये पूरी एक लिस्ट है इसकी, जिससे हम आपको बताएंगे, वो आपको ग्रुप में भी अपलोड किया जाएगा, आपको अंदाजा खुद से भी हो जाएगा। टू द पॉइंट रहना है, बात को लंबा नहीं करना। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, बाज औकात लोग ऐसे होते हैं जो आउटलाइन में कुछ चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर सपोज आउटलाइन में उसने काजेज में उसने 10 काजेज बता दिए, उसने क्या किया, अपना इफेक्ट जो है उसने 10 बता दिए, रेमेडियल मेजर उसने 10 बता दिए। अब 10 वो हो गए पॉइंट, 10 वो हो गए, 10 वो, अब 30 ये एक आपका हो गया इंट्रोडक्शन रिमार्क। ये कितने हो गए आपके 31 पैराग्राफ, और एक आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो ये हो गए कुल मिलाकर 32 पैराग्राफ। तो 32 पैराग्राफ क्या लिख पाना पॉसिबल है एग्जाम के अंदर? नहीं है, कतई नहीं है। अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, आपके जो आइडियाज होंगे वो क्या होंगे, आपके ओवरफ्लो होंगे। तो आउटलाइन में आपको उतने ही पॉइंट रखने हैं जितना कि आप आगे आप टैकल कर पाए। 22 तक जो है आइडियल जो है एक ऐसे माना जाता है, पर एग्जाम में जाकर वो 18 से 19 पैराग्राफ पे वो आ जाता है। हाँ, हर बराबर यू आर राइट। जब आप 5 से 6 रखेंगे, 5 अगर आप 5 काज रखते हैं, 5 इफेक्ट्स रख रहे हैं, 5 रेमेडियल मेयर, तो 15 हो जाते हैं आपके। ये एक हो जाता है आपका कंक्लूडिंग रिमार्क, एक पैराग्राफ उसका, और एक जो लंबा पैराग्राफ है आपका तो वो हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन। तो 17 से 18 ये एग्जाम में इनफ होता है, मोर देन इनफ। ऐसा नहीं करना आपको कि आप जो है काज और इफेक्ट में 10 पैराग्राफ लिख रहे हो और आगे चल के आप उसको, जैसे आपको सर तौफीक ने आपको बताया कि 2 से 3 जो है आप टॉपिक जो सेंटेंस है उसको मर्ज करके एक पैराग्राफ बनाए। ये नहीं करना आपने। अगर जो है मेरा छठा जो काज है इधर अपनी आउटलाइन में वो इंडिया फैक्टर है, तो आगे जाकर मेरा वो छठा पैराग्राफ मेरा वही आना चाहिए। सीरीज बरकरार करनी है उसकी, जो आगे आपने पूछा है। यस, अगर आपने एक्सपोजिशन दिए, देखिए अदनान, अगर आपने एक्सपोजिशन दिया है तो ये तो एक और पैराग्राफ बढ़ गया। तो इसी हालात को आपको सामने रखना है कि आगे आप कितना डील कर सकते हैं, उसको बेवकूफ नहीं बनाना। जितना आपने आउटलाइन में डिस्कस करना है, आगे चल के अब आप बाउंड हो जाते हैं। अब आप पूरा आपको बताना है, किधर भी अगर थोड़े बहुत भी अगर आप चूके, देन यू आर कंप्लीटली डिवास्टेड, फिर बचने के कोई चांसेस नहीं होते। सो सिंपल रहना है, छोटे सेंटेंस बनाने हैं, मुश्किल अल्फाज यूज नहीं करने, टू द पॉइंट रहना है, बात को हिट करना है। और बीच में जो ये अगर आप टॉपिक सेंटेंस के बाद जो चीज देते हैं वो होते हैं आपके आर्गुमेंट्स। अगेन आई रिपीट, पीपल प्लीज फोकस। ये आपके बिल्ड होते हैं थ्रू योर रीडिंग। रीड 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 एंड रीड। मैं आपको आज भी कुछ बुक बताऊंगा, कल परसों तक भी आपको कुछ बुक बता दूंगा। 8 से 10 बुक ऐसे हैं जो आपको रीड करने हैं आर्ग्यूमेंट्स इंप्रूव करने के लिए। कुछ आपको ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं आपको खुद से भी बनाने हैं, खुद से भी थोड़ा बहुत सर्च करना है, पर आपको रीड करना है। ये जो बॉडी की जो टॉपिक सेंटेंस के बाद वाली जो चीजें होती हैं, इधर आपका सारा खेल होता है आपका आर्ग्यूमेंट्स का। सर तौफीक 1 मिनट पैराग्राफ दिखाइएगा सर मुझे, कनाडा वाला। अब देखें, कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन। ये मेरा आर्ग्यूमेंट था जो मैंने आउटलाइन में दिया। अगर ये मेरा आउटलाइन में कनाडा वाला पॉइंट अगर मेरा 4th नंबर है काज, तो ये इधर भी 4th पैराग्राफ आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उधर आपने पहले एक और दिया है, इधर नहीं। नहीं, जो सीरीज आपने आउटलाइन में दी है वही आपको बॉडी में फॉलो करनी है। फिर मैंने किया, फर्स्ट, कनाडा इज एक्सीलेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम। वाह भाई, बेस्ट कंट्री है। क्यों बेस्ट कंट्री है? क्योंकि उसका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उसका ये अच्छा है, उसका ये अच्छा है। फारूक एक अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि वो गरीबों की मदद करता है। अब जो मैं गरीबों की मदद करता हूं, अब ये मेरा आर्ग्यूमेंट आ गया। अब इस गरीबों की जो मदद करता हूं, अगर इस पे कोई आर्ग्यूमेंट है, अगर किसी बुक का कोट है, अगर कहीं पढ़ा हुआ है तो वो लिख दें। ये उसी को ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बात की जो कनेक्टिविटी है वो टूटनी नहीं चाहिए।
उसके बाद फिर मैंने बताया कि सेकंड में कनाडा ये भी है, उसके अंदर ये सिस्टम भी है, और फाइनली जैसा कि आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर प्रूव भी किया कि कनाडा एक डिजायरेबल और एक बेस्ट सिटी है। छोटा पैराग्राफ, काम आसान, जिंदगी आसान। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं यूज करने, बड़े बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं यूज करने, एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए अच्छी सी वोकेब, मतलब मुश्किल सी वोकेब वो यूज नहीं करनी। अब जिधर मैं ओवर कॉन्फिडेंस या जिधर मैं जो है ओवर कॉन्फिडेंस यूज कर सकता हूं, अगर उधर मैं यूज कर दूं चुस्पा, अब ये क्या वर्ड होगा? अब चुस्पा तो एक जीआरई का वर्ड है, अब ये हालांकि मुश्किल वर्ड है, अगर उधर मैं इसको इंजेक्ट कर देता हूं तो ये तो राइट वर्ड एट द राइट जंक्शन होना चाहिए आपका। जिधर जो सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है, जिधर जो वर्ड अच्छा है उधर वो दें, बिला वजह वर्ड इंजेक्ट ना करें, उसको इंप्रेस करने की कोशिश ना करें। जितना सिंपल रहेंगे जिंदगी आसान रहेगी। तो इंशाल्लाह कल का पैराग्राफ, कल का जो पैराग्राफ इनका हमारा डे है वो भी हम इंशाल्लाह चलाएंगे। फिर हम परसों के बाद जो है, परसों तक इंशाल्लाह फिर हम कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ वो कैसे करेंगे। आज आपको सर तौफीक असाइनमेंट भी देगा, उस पर आपको क्या करना होगा, टॉपिक सेंटेंस लिखना होगा और उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना होगा। जैसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे आप आउटलाइन की और इंट्रो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी प्रैक्टिस चीज है। ये मैं कहता हूं इन माय ओपिनियन कि पैराग्राफिंग जो है बॉडी ऑफ द एसे, ये सबसे आसान चीज है एसे की। अगर एसे को सामने रखा जाए तो उसकी जो आसान जो चीज है वो ये पैराग्राफिंग है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल से सिंपल एक चीजें बनानी होती हैं। डीकंस्ट्रक्शन आपने पहले कर दिया है, आइडियाज आपने पहले रखे हुए हैं, इंट्रो आपने पहले से अच्छा बनाया हुआ है। ये सिर्फ आपको क्या करता है, आपको सिर्फ लिखने में थोड़ी बहुत हेल्प करता है, बस। सबसे आसान पार्ट यही है। बाकी लाइन छोड़ें ना छोड़ें, ये अगेन फिर जो है एक सेकेंडरी चीजें आ जाती हैं, इनके ऊपर नहीं फंसना, इनके ऊपर नहीं जाना है। पैराग्राफ शुरू करने वक्त कोई भी आपको हेडर नहीं देना, कोई भी एरोज नहीं बनाने, कोई भी स्टार टाइप चीज नहीं बनानी। एक दफा आपका ऐसे कंटिन्यू हुआ, इंट्रो शुरू हुआ, एंड तक वो चलता जाए। तो उम्मीद है आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, सर तौफीक भी क्लियर होंगे। कल इंशाल्लाह मजीद आगे इसको बताएंगे, आपको कनेक्टर्स की लिस्ट दी जाएगी इंशाल्लाह तो मसला और हल हो जाएगा, जिंदगी इंशाल्लाह आपकी आसान हो जाएगी। तो पीपल इन द चैट बॉक्स बता दे मुझे, शुड वी एंड हियर? पीपल इन द चैट बॉक्स, सारे लोग काइंडली, सबको क्लियर है बात? यस यस अदनान, जितने भी होंगे आपके सारे बुक अब मैं ग्रुप में बता दूंगा, जस्ट रिलैक्स। जबरदस्त दी, जबरदस्त, माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, सो प्राउड ऑफ यू। चलिए जी, ऑन दिस नोट आई वुड टेक योर लीव नाउ। सर्वकाश की